कंक्लूजन लेने के लिए आपको डेटा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अभी तो हमने ये जाना है कि डेटा एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। अब डेटा एनालिसिस करने के बाद एक बात बताओ, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कोई भी चीज की डेली रिपोर्ट देखना चाहते हो, डेली रिपोर्ट ताकि आप डेली का काम अच्छे से कर सको, आपको पता हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है, और आप वही चीज रिपोर्ट्स में देख रहे हो, और रिपोर्ट्स में वो 4 पेज की रिपोर्ट बनकर आ रही है, आपके पास 4 पेज की रिपोर्ट बनकर आ रही है। एक ये देखना आसान है, या फिर एक मैंने स्क्रीन बनाई, उसके अंदर यहाँ एक बना दिया, यहाँ एक बना दिया, ऐसे बॉक्सेस बना दिए छोटे छोटे, जो कि आपको डायरेक्टली बता देंगे कि ये फर्स्ट पेज पे ये, सेकंड पेज पे ये, थर्ड पेज पे ये, फोर्थ पेज पे ये, फिफ्थ पेज पे ये, सिक्स पेज पे 6 पेज की रिपोर्ट को मैंने यहाँ एक में ही सम अप करके दिखा दिया। तो अब आप एक पर्सन हो, आपको डेली बेसिस पे 100 काम होते हैं और अब आपको देखना है और समझना है, तो आपके लिए ये इजी रहेगा या ये इजी रहेगा? सिंपल सी चीज है कि आप कहेंगे कि एक पेज पे जो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इजी है। हाँ, डिटेल चाहिए तो आप बाद में ले सकते हो, वो तो वैसे भी अवेलेबल है। तो हम बेसिकली इजीली डेटा एनालिसिस कर सके और इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को देख सके, उसके लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 3rd स्टैंडर्ड में इंग्लिश के चैप्टर में 5th में आपने क्या पढ़ा था, आपको याद है? अरे वो चैप्टर आपने पूरी साल पढ़ा था, और पूरा साल पढ़ने के बाद एग्जाम भी देकर आए थे, एग्जाम देने के बाद भी आपके अच्छे मार्क्स आए थे। तो सोचो, एक चैप्टर जो कि आपने पूरे साल पढ़ा, जिसका एग्जाम भी दिया, इसको इतने अच्छे से याद करा, वो आपको याद है? वो उसके विजुअल्स भी याद है? आपको कुछ भी याद है? नहीं, आपको ये भी नहीं होता कि कौन सा चैप्टर था। अब मैं आपसे कोई मूवी पूछ लेती हूँ जो आपने बचपन में देखी थी, क्या वो याद है? आपको नॉडी याद है? आपको ऑसवर्ल्ड याद है? आपको पोमैन याद है? आपको निंजा हथौड़ी याद है? बचपन में देखी होंगी ना ये, तो उसके बाद थोड़ी ना देखे, और पढ़ाई तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही की है। तो हमें विजुअलाइजेशन जो है उसके अंदर रिटेंशन ज्यादा होता है, हमें याद रहता है, जो हम देखते हैं वो हमें याद रहता है, उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं आपसे अभी स्टोरी पूछ लेती हूँ किसी मूवी की, आप बता देंगे। अभी मैं अभी आपसे कोई चैप्टर का पूछ लेती हूँ, मैथ्स पूछ लेती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पूछ लेती हूँ, सबने किया ना ट्रिग्नोमेट्री, याद है? बिल्कुल भी नहीं है। साइन कॉस थीटा याद है? बिल्कुल भी नहीं है। तो वो चीज होती है कि इसमें रिटेंशन ज्यादा होता है, हमें चीजें आसानी से समझ आती है, ज्यादा देर तक याद रहती है। विजुअलाइजेशन कुछ नहीं है, बस ग्राफ्स एंड चार्ट्स के फॉर्म में अपने डेटा को दिखाना है, इसका डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना। डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना किसके साथ? अपने चार्ट्स एंड ग्राफ्स के साथ। यही विजुअलाइजेशन है, यही आप यहां पर पूरा बनाते हैं। तो पावर बीआई एक ऐसा टूल है, पावर बीआई एक ऐसा टूल है जो आपको विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है। क्या करता है? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? चार्ट्स एंड ग्राफ्स बनाने में हेल्प करता है, और उसको एक जगह लगाना इज अ डैशबोर्ड। तो मैम, ये तो काम एक्सेल में भी हो रहा था, फिर इसमें क्यों करें? देखो, हर एक चीज के लिए बनी है। अगर मैं बात करूं पावर बीआई में, जैसे मान लो यही पर्सन था जो कि ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा रिकॉर्ड कर रहा था, उसके बाद ही तो विजुअलाइजेशन होगा। पहले इसने डेटा को एक्सेल में रिकॉर्ड किया, तभी तो जाके विजुअलाइजेशन तक गया। अब एक बात बताओ, इस पर्सन ने यहाँ पर डेटा रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो एक्सेल जो मेनली होता है वो डेटा रिकॉर्ड के लिए प्लस डेटा को एनालाइज करने के लिए होता है। ठीक है, पावर बीआई जो है वो डेटा एनालिसिस के लिए ही मैं कह सकती हूं होता है। तो यहां पर रिकॉर्डिंग नहीं होती, डेटा को रिकॉर्ड आप एक्सेल में ही करोगे, यहां डेटा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यहां केवल और केवल एनालिसिस कर सकते हैं। यहां केवल और केवल एनालिसिस हो सकता है, वहां पे डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब हम यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड पावर बीआई, ताकि फिर हमें समझ आए। क्योंकि एक्सेल के अंदर भी तो डैशबोर्ड बन रहा है, लेकिन एक्सेल का मेन काम डैशबोर्ड बनाना नहीं है, वहां पे डेटा एनालिसिस, टेबल, डेटा को रिकॉर्ड करना, डेटा को मेंटेन करना, वहां पे टेबल्स बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, ये उसका मेन काम है। बाकी वो डैशबोर्ड बनाने में भी हेल्प करता है। सो हम यहां पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड पावर बीआई। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखती हूँ, कोई पॉइंट लिखूंगी, यहां एक्सेल का लिखूंगी, यहां पावर बीआई का लिखूंगी। एक चीज और बता देती हूँ, पावर बीआई को शॉर्ट में हम पीबीआई बोलते, तो आगे से जब भी मैं पीबीआई बोलूं तो आप समझ जाना कि मैं पावर बीआई की बात कर रही हूं। पहली चीज तो मीनिंग,
अगर मीनिंग बोल सकती हूँ या फिर डेफिनेशन बोल सकती हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये आपका डेटा रिकॉर्ड भी करता है, प्लस मेंटेन करता है, प्लस एनालिसिस भी करता है, प्लस विजुअलाइजेशन भी करता है। लेकिन यहां पर मेनली ईटीएल प्रोसेस होता है, प्लस में विजुअलाइजेशन होता है। ये डेटा को रिकॉर्ड नहीं करता है। ईटीएल का मतलब होता है यहां पर कि हम लोग उसे ट्रांसफॉर्म एंड लोड भी करते हैं, ट्रांसफॉर्म एंड लोड भी करते हैं। एक तरीके से पावर क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। आप आगे चल के सीखेंगे ये क्या टूल है। यहां पर अभी आपको नहीं समझ आएगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, आप उसके बाद समझेंगे। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे लिमिटेशन, कि एक्सेल की क्या लिमिटेशन है और पावर बीआई की क्या लिमिटेशन है। एक्सेल केवल और केवल 10 लाख एंट्रीज तक हैंडल कर सकता है, और उसमें भी जो फाइल है वो हैवी हो जाती है या करप्ट हो जाती है। ठीक है, यहां पर 10 लाख तक ही आपकी रोज होती है, तो आप केवल वही हैंडल कर सकते हो, और उसमें भी फाइल हैवी हो जाती है। यहाँ पर नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, फाइल हैवी भी नहीं होती है, नो लिमिट। अच्छा, रीजन ऑफ लिमिटेशन, रीजन में एक बार मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ फाइल नॉट कंप्रेस्ड, मतलब फाइल कंप्रेस नहीं होती। जैसे ही आप फाइल में डेटा बढ़ाते हो, आपके फाइल का जो साइज है वो बढ़ता जाता है, साइज इंक्रीज होता जाता है, साइज इंक्रीज होता जाता है। और जिस फाइल का साइज इंक्रीज होता जाएगा, ऑब्वियसली वो हैवी होती जाएगी, हैवी होती जाएगी तो उसके करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और करप्ट होंगे तो दोबारा डेटा भी नहीं आता। लेकिन यहां पर कंप्रेस होता है डेटा। एक तो जो डेटा है वो बैकएंड भी काम करता है, दूसरी चीज कंप्रेस हो जाता है डेटा, इसलिए फाइल फील्स हैवी, फाइल डजंट फील हैवी। यहाँ पे कितना भी हो, आप डजंट फील हैवी, आप आराम से उस डेटा पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, फोर्थ थिंग जो आपको आती है कि कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कि एक्सेल इज अ कंप्लीट पैकेज, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। मतलब यहां पर क्या है कि सारे काम एक जगह पे हो रहे हैं, आप जो काम कर रहे हो यहीं बना ले रहे हो, यहीं शेयर कर पा रहे हो, यहीं सारे काम हो जा रहे हैं। लेकिन इट हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर डिफरेंट वर्क, कंपोनेंट्स फॉर डिफरेंट वर्क। हर एक काम के लिए अलग कंपोनेंट है। आपको काम करना है तो डेस्कटॉप में काम करो, आपको शेयर करनी है फाइल तो आप सर्विस में जाओ, आपको कुछ और रिपोर्ट बनाना है तो रिपोर्ट के लिए अलग है, आपको एप्लीकेशन देखना है आपके पास एप्लीकेशन अलग है। अगर इसकी मोबाइल ऐप की बात की जाए तो पुअर है, पुअर है, मैं ये कह सकती हूँ, अच्छी छोड़ो पुअर, क्योंकि जो चीज डेस्कटॉप में, सोचो डेस्कटॉप में इतनी बड़ी स्क्रीन है, एज इट इज स्क्रीन उठाकर मोबाइल वाले में दे दी है एक्सेल के अंदर, बंदा कैसे देखेगा, कैसे काम करेगा, नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे स्पेशली डिजाइंड है, स्पेशली डिजाइंड फॉर मोबाइल फोन्स। तो उससे क्या होता है ना कि जो बड़ी स्क्रीन है वो अलग से छोटी होकर जब दिखेगी तो वो एडजस्टेड दिखेगी। मतलब अगर आप फोन में भी कोई चीज अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आपको अलग से ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि अरे जितना स्क्रीन वहां पे है उतना ही स्क्रीन यहाँ पे है तो ढंग से नहीं दिख रहा है, वो आराम से आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो ये आपके डिफरेंस थे एक्सेल के एंड पावर बीआई के। एक सिमिलैरिटी बता देती हूँ, सिमिलैरिटी पावर क्वेरी। जो पावर क्वेरी मैं आपको यहां सिखाऊंगी, यहाँ पूरा 7 से 8 घंटा लगा है मेरे को आपको पावर क्वेरी सिखाने के लिए, तो पूरा पावर क्वेरी जो आप यहाँ सीखोगे सेम पावर क्वेरी यहाँ पे है। तो आप जो यहाँ पे पावर क्वेरी सीख रहे हो, समझो कि आपको ना केवल यहाँ पे काम आएगा, वो एक्सेल के अंदर भी काम आएगा, वो बिल्कुल सेम होने वाला है, बिल्कुल सेम होने वाला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, सारी चीजें सेम होती हैं। तो जहां तक ये है कि मैंने आपको 5 डिफरेंस करा दिए हैं, जो मेन मेन डिफरेंसेस होते हैं एक्सेल एंड पावर बीआई के, कि पावर बीआई इसलिए काम किया जाता है, उसका इसके लिए काम किया जाता है। एंड यहाँ पर बेसिकली क्या है, फिर डिफरेंस क्या हुआ कि एक्सेल में आप डेटा रिलेटेड काम करें
पावर बीआई में विजुअलाइजेशन रिलेटेड काम करें, डैशबोर्ड यहां बनाना ज्यादा आसान है, वहां बनाना थोड़ा मुश्किल है, मैं ये कह सकती हूँ। वहां पे ऑप्शंस कम मिलेंगे आपको, वहां पे चीजें कम आएंगी, लेकिन पावर बीआई सीखने से पहले आपको एक्सेल जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आता है तो बहुत आसानी से आप पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर बीआई एंड एक्सेल वर्सेस पावर बीआई। चलिए अब मैं आपको इसके आगे के कंपोनेंट्स बताती हूँ। अब आते हैं आपके पास आपके पावर बीआई के कंपोनेंट्स। तो जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो आप समझ लीजिए, जो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। द फर्स्ट इज पावर बीआई डेस्कटॉप, कि पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन, जहां पर आप सारा काम करते हैं। सारा काम जो भी सीखते हैं करते हैं वो डेस्कटॉप पे ही करते हैं। फ्री है, ठीक है, पेड भी ले सकते हैं बट फ्री में अवेलेबल है। सारा काम आप यहीं पे करते हैं, सारा काम आप यहीं पे सीखते हैं। अगर आपको इसको शेयर करना है मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, तो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो होता नहीं है, कंप्लीट प्रोजेक्ट है, कोई एक बंदा तो काम करता नहीं है, मल्टीपल पर्सन काम करते हैं, तो सबके साथ शेयर करके काम करना चाहते हैं। जैसे आपकी गूगल शीट होती है तो आप शेयर कर सकते हैं, तो वैसे ही आप शेयर करना चाहते हैं तो आप सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और ये पेड होता है। ऐसे ही आपके पास एक रिपोर्ट बिल्डर होता है जो आपकी रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प कर देता है, कि जो भी आपने डैशबोर्ड्स बनाया है रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करेगा, पेड होता है। ऐसे ही रिफ्रेश करने के लिए होता है। ऐसे ही आपकी मोबाइल ऐप होती है जो आपको अलग अलग काम, मोबाइल ऐप जो भी, कि मतलब अगर आपने पेड वाला लिया तो पेड, वरना आप सेम आईडी से लॉगिन कर लो। पेड वाला करना चाहते हो पेड कर सकते हो, एंड फ्री करना चाहते हो तो फ्री भी कर सकते हो। तो ये फ्री प्लस में पेड में कह सकते हो, दोनों ही हैं, आप ये चीज देख सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में मिलेंगी, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में, एंड आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता रही हूँ, फ्री हो चाहे पेड हो, लॉगिन जो है आप पर्सनल आईडी से नहीं कर सकते। लॉगिन थ्रू फर्म का आईडी रहेगा या स्टूडेंट आईडी रहेगा, फर्म आईडी या फिर स्टूडेंट आईडी से ही आप इसे लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे लॉगिन नहीं कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट पूरा स्कोप बताती हूँ कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स करते हैं, डेटा इंजीनियरिंग करते हैं, एमआईएस करते हैं, क्या चीजें करते हैं, तो उससे आपको क्या इम्पैक्ट आता है और वो सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे काम करती हैं। आपके पास आता है कि कैसे एक डेटा इंजीनियर, एमआईएस, डेटा एनालिस्ट काम करता है। तो मैंने एक कंप्लीट आपके लिए यहाँ पर एक कंप्लीट पावर पॉइंट बनाया हुआ है, पूरा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, जो कि आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है कि कौन पर्सन क्या करता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं कि एक बिजनेस है आपका, किस चीज का बिजनेस है, यहाँ पर आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कैसा है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जो कार बनाती है। तो सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ पर बहुत सारा डेटा होगा जो आप रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आप अपने पूरे कंपोनेंट्स को कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो जो R&D क्या होगा वो सब कुछ होगा। वो सब कुछ के अंदर फिर आप डिसाइड करोगे कि आपका रॉ मटेरियल क्या रहने वाला है, आप कैसे सारी चीजें करने वाले हो, कैसे उसको प्रोड्यूस करने वाले हो। तो बहुत सारा डेटा होने वाला है। फिर प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसके बाद सेल होगा, सेल भी कैसे करना है, फिर आफ्टर सेल सारी चीजें होंगी। तो बहुत सारा डेटा हो गया। तो आप डेटा को कलेक्ट करोगे, उसे क्लीन करना है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है, उसको स्टोर करना है या उसे डिलीवर करना है। ये सारे काम इंजीनियर करता है, डेटा इंजीनियर। अब मैं आपको कह दूं कि भाई ये सारा काम हम एक्सेल शीट में करेंगे तो कितना मुश्किल है, और सबको फिर एक जगह करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए डेटा इंजीनियर बेसिकली क्या करते हैं, इस तरीके के सिस्टम तैयार करते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम कैसे तैयार करते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम तैयार करते हैं जिससे कि डायरेक्टली यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है वो एक जगह से स्टार्ट हो, सब लोग अपने अपने हिस्से का डेटा करते जाए और लास्ट में वो सारा का सारा डेटा एक जगह आ जाए। तो डेटा इंजीनियर बिल्ड द सिस्टम दैट कलेक्ट्स, स्टोर, क्लीन एंड डिलीवर द हाई क्वालिटी डेटा फ्रॉम द एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्ट, बिजनेस का जितना भी पार्ट होगा वहां से वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, क्लीन करते हैं, वैसा प्रोसेस बना देते हैं ऑटोमेशन वाला, जहां पर ये काम ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो सबसे पहला काम किसके लिए हो गया, डेटा इंजीनियरिंग के लिए होगा, जो बैकएंड पे सारा काम कर रहा है और एक सिस्टम डिजाइन कर रहा है ताकि आपकी कंपनी के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो इजिली स्टोर हो सके सारा डेटा।
एनालिसिस पार्ट अभी भी नहीं आया है स्टोर के लिए। और यहाँ पर जैसे आपके पास डेटा क्या क्या हो सकते हैं, फैक्ट्री मशीन से डेटा हो सकता है, शोरूम सेल से हो सकता है, वेबसाइट से डेटा आ सकता है, कस्टमर सर्विस से डेटा आ सकता है, कनेक्टेड कार से डेटा आ सकता है, इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन, एचआर एंड फाइनेंस। आपके पास डेटा मतलब आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे वो सारा का सारा डेटा इजीली रिकॉर्ड हो सके। तो ये काम आपको कौन करके देगा, डेटा इंजीनियरिंग काम करके देगा। वो पूरे डेटा को ऐसे रख रहा है, देखो यहाँ पर वो कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद वो क्लीन कर रहा है, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है कि अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है क्या, फिर उसको डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, उसके बाद वो डिलीवर कर रहा है। डिलीवर वो कैसे कर रहा है, एमआईएस को रिपोर्ट बनाकर, या डेटा एनालिस्ट को, या बिजनेस एनालिस्ट को, या डेटा साइंटिस्ट को, या ऑपरेशन टीम को, या मैनेजमेंट को, जिसको भी डेटा चाहिए वो सारा डेटा उसको मिल जाएगा, जैसे चाहिए वैसा मिल जाएगा। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में होकर गुजरेगा। तो इस प्रोसेस को बनाता कौन है, इस प्रोसेस को बनाने वाला पर्सन आपका डेटा इंजीनियर होता है। सो डेटा इंजीनियर ये सारे काम करता है, उसको ये सारी चीजें आती हैं, डिजाइन करना, बिल्ड करना पाइपलाइंस को, मेंटेन डेटाबेस मेंटेन करना, डेटा इंश्योर करना कि डेटा की क्वालिटी मेंटेन रहे, उसकी रिलायबिलिटी मेंटेन रहे, ऑटोमेटेड प्रोसेस रहे, पूरा मॉनिटर करता है जो पाइपलाइन है वो स्मूथली वर्क करे, उसका सिक्योरिटी ठीक रहे, और साथ में क्लाउड परफॉर्मेंस। अगर मान लीजिए एक्सेस है, जैसे ऑफलाइन कोई एक्सेस होता है और एक ऑनलाइन एक्सेस होता है कि भाई उसे मोस्ट पीपल, अगर मेरी कंपनी में 10 लोग हैं तो मैं 8 लोगों को यहाँ पर एक्सेस देना चाहती हूँ इसका, तो मैं 8 लोगों को एक्सेस दे सकूं और वो बहुत स्मूथली उस पर काम कर सके। इसके लिए आपको सीखना क्या क्या पड़ता है, एसक्यूएल सीखना पड़ता है, पाइथन सीखना पड़ता है, स्पार्क, काफका, एयरफ्लो, हडूप, एडब्ल्यूएस, अज्योर, गूगल क्लाउड। बेसिकली आपके पास सभी की सभी जो ऑटोमेशन को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं वो सभी टूल्स आपके पास आते हैं। तो एक बात समझिए कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो काम है, ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहला काम क्या होता है, कोई इवेंट होता है, कोई इवेंट होता है, लेकिन फिर उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें जो रिकॉर्ड करना है, इवेंट होगा, ये सारा जो बिल्डअप है वो कौन करता है, डेटा इंजीनियर करता है। वो बैकएंड में वो पूरा प्रोसेस बनाता है, वो प्रोसेस ही डिजाइन कर रहा है बेसिकली, लेकिन वो प्रोसेस बनाना इज नॉट एन इजी जॉब। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस बना रहा है। जैसे वो प्रोसेस बन जाता है, वो देखो इसने सिर्फ प्रोसेस बनाया, आपके लिए रिपोर्ट्स नहीं बना रहा, आपके लिए कुछ नहीं करना, इसने एक प्रोसेस बना के दे दिया कि भैया इसको ऐसे यूज कर लो। अब बात आती है आपके पास एमआईएस की, जो एक्चुअल में उस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। देखो एक जगह वो काम हो रहा है, एक बंदे ने बीच में पाइपलाइन बना दी, उसने ये काम किया, उसने उस चीज को पाइपलाइन में डाल दिया, अब दूसरे बंदे के पास वो चीज पहुंच रही है। तो ये सभी काम कैसे करते हैं, अब मान लो आप कहीं के स्टाफ हो या कुछ हो, आपको एक सिस्टम बना के दे दिया जाए कि भैया देखो जो भी काम करोगे इसके अंदर नोट करते जाना। तो वो जो बनाने वाला प्रोसेस है जिसके अंदर वो नोट कर रहे हैं, वो तो किसने किया, डेटा इंजीनियर ने किया। लेबर है, स्टाफ है, या कोई भी कैसा भी काम कर रहा है, वो सब कुछ अपने अपने सिस्टम में लोड कर देते हैं, अपना अपना हिस्से का काम उसमें लिख देते हैं। अब सबने अपने हिस्से का काम लिख दिया, डेटा इंजीनियर ने अपने हिस्से में उनको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया, पूरा बना के दे दिया। अब बात आती है एमआईएस की, विच इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सेल्स वाले ने अपना लिख दिया, परचेज वाले ने अपना लिख दिया, एम्प्लॉयज ने अपना लिख दिया, हर किसी ने अपने अपने डिपार्टमेंट का लिख दिया। लेकिन फिर उन्हें एक जगह रखना, एक जगह उन्हें कलेक्ट करना और कंपनी को बताना कि एक्चुअली ये चीज चल रही है, ये काम आपका एमआईएस करता है, विच इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग बैकबोन ऑफ अ कार कंपनी। क्योंकि सबसे पहली देखो डेटा आपका, इस मान लो ये आप हो और ये आपकी पूरा वर्कफ्लो है, इसमें डेटा है, तो यहां पर इस डेटा के दूसरे कॉर्नर पे जो खड़ा होके ये सारी के सारा डेटा लेने वाला है और उसके बाद सारे काम करने वाला है, वो आपका एमआईएस है। एमआई कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, सो मैनेजमेंट ऑलवेज नो व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस। वो हमेशा जान लेते हैं कि बिजनेस में चल क्या रहा है। भाई यहाँ पे दो चीजें बनी है, गलती से आपके एम्प्लॉय से वो 2 की जगह 20 लिखा गया। अब आपको तो पता है कि वो 2 हैं, आपके पास जब डेटा आया, आपने देखा, आपने डेटा क्लीन किया, आपने डेटा ठीक बनाया, आपने रिपोर्ट्स बनाई, तब पता लग गया कि यहाँ पे गड़बड़ है। तो जब स्टोर हो रहा होता है डेटा तो काफी सारी मिस्टेक्स होती है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, ठीक है। तो स्टोर होना, तो आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो स्टोर करेंगे। कैसे होगा, वो पूरा वर्कफ्लो आपका डेटा इंजीनियर बनाएगा।
करने के बाद उस वो डेटा मिलेगा किससे, वो एमआईएस को मिलेगा। एमआईएस करता क्या है, डेटा को कलेक्ट करता है, प्रोसेस को समराइज करता है, रिपोर्ट्स को जनरेट करता है, डैशबोर्ड बिल्ड करता है एंड सपोर्ट करता है मैनेजमेंट को। अगर सपोर्ट करता है मैनेजमेंट को तो ये सारे काम आपका एमआईएस करता है। और ये सारे काम मेनली होते किसमें, एक्सेल के अंदर होते हैं, एडवांस एक्सेल के अंदर होते हैं। इसीलिए कहते हैं एमआईएस की जॉब जब आप करने जा रहे हैं तो आपको एडवांस एक्सेल बहुत 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 अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज उसका काम यही होता है ना, कलेक्ट डेटा, हम प्रोसेस करेंगे, समराइज करेंगे, मंथली, वीकली, क्वार्टरली ऐसे रिपोर्ट्स बनाएंगे। की एमआईएस एक्टिविटीज इन अ कार कंपनी, डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, रिपोर्ट जनरेशन, डैशबोर्ड, ये मैंने आपको बता भी दिया, एक्यूरेट, किसको एक्सेस मिलेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारे काम वो यहाँ पर करता है। अब उसने क्या किया, एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इस तरीके से डैशबोर्ड्स बनाता है और इस तरीके की वो रिपोर्ट्स बनाता है। ठीक है, इसके लिए जो एमआईएस है वो बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है, एक सपोर्टर की तरह है, एक मैं कह सकती हूँ कि वो सभी डिपार्टमेंट्स को हेल्प करता है। सेल्स हो, मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, इन्वेंट्री हो, सप्लाई चेन हो, कस्टमर सर्विस हो, हर किसी का डेटा वो स्टोर कर रहा है, हर किसी को डेटा वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एसक्यूएल, एसएपी, पावर बीआई, टैब्ल्यू, अदर सीख सकते हो। देखो इसके अंदर आती है वो चीज। एडवांस एक्सेल सीखा, देखो एडवांस एक्सेल सीखना क्योंकि इसने डेटा यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, या तो एक्सेल में स्टोर है या सर्वर पे स्टोर है। सर्वर पे स्टोर कैसे होता है, एसएपी के थ्रू होता है, और नॉर्मल स्टोर करना चाहते हो तो एक्सेल के थ्रू हो सकता है, इसीलिए यहाँ एसएपी बोला है। अब मान लो आपने जो डेटा स्टोर किया है वो किसी सर्वर के ऊपर किया है, किसी सर्वर के ऊपर आपने डेटा को स्टोर कर दिया, तो वहां से डेटा आप कैसे लेकर आओगे, वो एसक्यूएल के थ्रू लेकर आओगे, इसलिए एसक्यूएल आना चाहिए। एंड उन सभी को मैंने कहा ना, इसने डैशबोर्ड के थ्रू दिखाया, अब वो डैशबोर्ड एक्सेल में भी बन सकते हैं, लेकिन पावर बीआई का नीड अब हो गया है। पावर बीआई का ही ऑल्टरनेटिव है टैब्ल्यू। पहले लोग टैब्ल्यू यूज करते थे, अब जो यूज करते हैं पावर बीआई यूज करते हैं। तो पावर बीआई भी कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव ऑफ टैब्ल्यू है, तो पावर बीआई आता है तो टैब्ल्यू नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, वो सही सेम सा है। जैसे गूगल शीट, एक्सेल, काम तो दोनों सेम करते हैं, तो वैसे पावर बीआई एंड टैब्ल्यू। ठीक है, तो मेनली आपको ये वाले सभी के सभी आने चाहिए, ये वाले सभी के सभी आनी चाहिए। उसके बाद आपने एमआईएस के बारे में जान लिया, आपने डेटा इंजीनियरिंग के जान लिया। अब आती है द मेन थिंग जो आप करना चाहते हो, विच इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स करना चाहते हो, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या करता है, डेटा को इनसाइट्स में कन्वर्ट करता है। मतलब एक तो है इतना डेटा है, अभी एमआईएस क्या कर रहा था, डेटा को स्टोर कर रहा था, उससे छोटी छोटी रिपोर्ट बना रहा था, वो ठीक है। अभी मैंने आपको दे दिया डेटा 1 करोड़ एंट्रीज का, 1 करोड़ जितना बड़ा डेटा दे दिया है, तो वो सारा का सारा यूजफुल है नहीं, उसमें से इंसाइट निकालना पड़ेगा। इंसाइट का मतलब होता है उसमें से की पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि ये डेटा कहता क्या है, ये डेटा कह क्या रहा है। ठीक है, ये डेटा कह क्या रहा है, ये बात निकालनी पड़ेगी, और निकाल कर उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि सामने वाले को आसानी से समझ आ जाए, और सामने वाला आसानी से समझकर उस पर डिसीजन भी ले सके, है ना। ये चीज करनी पड़ेगी। तो अब वही काम हमारा डेटा एनालिटिक्स में होता है, डेटा एनालिस्ट करता है, कहता है डिग्स डीप इनटू द डेटा टू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग हैपेंड एंड प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट फॉर बेटर डिसीजन। ये सारे काम इसलिए हो रहे हैं ताकि हम एक बेटर डिसीजन ले सके। ठीक है, आप देख सकते हो 2.5 TB तक का डेटा एनालाइज करता है हर मंथ में, इतनी रिपोर्ट्स बनाता है, इतने बिजनेस ऑपरेशन, इतना डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है एक डेटा एनालिस्ट। इसके अंदर करना क्या क्या होता है कि डेटा को एक्सप्लोर करो, क्लीन एंड प्रिपेयर करो, एनालाइज करो, इंसाइट बनाओ और कम्युनिकेट कर दो। जो भी आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको कम्युनिकेट कर दो, या फिर आपसे ऊपर जो है या बिजनेस एनालिस्ट जो है आप उसको कम्युनिकेट कर दो, ताकि उसको आगे डिसीजन लेने में हेल्प हो। आप डिसीजन लेते नहीं हो, आप डिसीजन लेने में हेल्प करते हो। अगर आप डेटा एनालिस्ट बन रहे हो तो आपको सभी डेटा को समझना पड़ेगा, उसके पैटर्न्स को समझना पड़ेगा कि क्यों पिछले महीने सेल्स बढ़ रही थी और इस बार कम हो रही है, क्यों यहाँ पर ये चीजें हो रही है। वो समझना ही आपका प्रोसेस है, जो एनालिटिकल प्रोसेस है। ये सारे काम आप उसके अंदर करते हैं। एंड प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए एक रियल लाइफ बिजनेस एग्जांपल दे रखा है कि एसयूवी की सेल गिर रही है, तो उन्होंने ये इस बात को एनालाइज करके देखा और जाना कि यहाँ पर मॉडल, वेरिएंट, डीलर, सिटी, इस तरीके की सारी चीजें जानी, और उसके बाद निकाला कि वो क्यों गिर रहा है। तो ये बात क्यों का जवाब कौन दे सकता है, वो डेटा एनालिस्ट दे सकता है कि कोई काम अगर बिजनेस में हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, और ये बात उसको डेटा को देखकर पता लगेगी। वो जो डिलीवर करता है वो थ्रू विजुअलाइजेशन करता है। आप देख सकते हो प्रॉपरली विजुअलाइजेशन के थ्रू बताता है कहाँ कौन सी चीज की कमी है और क्या चीजें एग्जिस्टिंग में चल रही हैं। तो इसके लिए भी जो एमआईएस के लिए सीखने के लिए कहा है, इसमें थोड़ा सा और चीजें बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि डेटा बढ़िया है। तो आपको एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेल, पावर बीआई आना चाहिए। पावर बीआई का ऑल्टरनेटिव टैब्ल्यू, जुपिटर पाइथन के साथ ही कवर हो जाता है, सो इट्स ऑल्टरनेटिव। तो बेसिकली आपको
अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपको एक्सेल, पीबीआई, एसक्यूएल एंड पाइथन ये आना ही आना चाहिए। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। ये चारों नहीं आएंगे देन भूल जाओ डेटा एनालिसिस वाला चीज। डेटा एनालिस्ट के लिए चारों आने ही चाहिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट पावर बीआई करा रही हूँ। एक्सेल भी ऑलरेडी कवर है यहाँ पे, पाइथन भी ऑलरेडी कवर है, एसक्यूएल भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। इफ यू वांट कि मैं एसक्यूएल भी लेकर आऊं एंड मैं आपको अच्छे से एसक्यूएल कराऊं, कंप्लीट एसक्यूएल कराऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एसक्यूएल का वीडियो भी इसी तरीके से जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा एनालिटिक्स। नाउ कम टू द डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग वाला पर्सन क्या करता है, हिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करता है ना, अपॉर्चुनिटीज। देखो जो डेटा एनालिस्ट है वो एग्जिस्टिंग पे काम कर रहा है और क्या हो रहा है ये बताता है, लेकिन जो हिडन पैटर्न है जिसकी वजह से जो हमें दिख नहीं रहा, तो नॉर्मल डेटा में दिख नहीं रहा, लेकिन अगर वो देखा जाए तो इससे एक बहुत अच्छा डिसीजन किया जा सकता है, एक बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो वो चीज डेटा माइनिंग में होती है। डेटा माइनिंग फाइंड्स हिडन पैटर्न्स, ट्रेंड्स इन रिलेशनशिप इन मैसेज डेटा दैट आर नॉट विजिबल थ्रू द ट्रेडिशनल एनालिसिस में वो दिखते नहीं है। ये डेटा कलेक्ट करता है, डेटा इंटरप्रिटेट करता है, पैटर्न डिस्कवरी करता है, पैटर्न इवेल्युएशन करता है और इंसाइट देता है। बेसिकली आपने डेटा को देखा, अच्छे से एनालाइज किया, उसमें से पैटर्न ढूंढे, उन पैटर्न्स को एनालाइज किया और उसके बाद बताया कि अरे ये काम इसलिए हो रहा है और आपको ऐसे लग रहा है। तो वो बेसिकली क्या करता है, एक्सप्लोर करता है मैसिव डेटा को, हिडन पैटर्न्स ढूंढता है, सेगमेंट एंड क्लस्टर में डिवाइड करता है, उसके बाद एनालिसिस करके बेसिकली आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। मेनली हम लोग डेटा एनालिसिस पे बात करना चाह रहे थे, एमआईएस पे बात करना चाह रहे थे, जहाँ पे पावर बीआई का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर पावर बीआई का इस्तेमाल नहीं होता है, बाकी चीजें इसमें इस्तेमाल होती है पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए, और मेनली डेटा में इसका प्रेजेंटेशन आपको पावर बीआई के थ्रू नहीं करना पड़ता। लेकिन बिजनेस एनालिस्ट को पावर बीआई आना मस्ट है, मस्ट, मैं कह रही हूं मस्ट है, आना ही आना चाहिए। और बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा जॉब कह सकते हो जिसमें कोई भी हाईएस्ट बार नहीं है कि आपका हाईएस्ट पैकेज ये जा सकता है, कितना भी जा सकता है। बिकॉज देखो डेटा एनालिसिस में, डेटा एनालिसिस करके आपने ये जाना कि कंपनी ये एग्जिस्टिंग में कर रही है और ये कमी है और ये सारी चीजें हैं, लेकिन बिजनेस एनालिस्ट को भी वही सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर उसको मार्केट का, उसको बिजनेस का पता होता है, उसी हर एक चीज का रीजन और उसको हर एक चीज का इम्पैक्ट क्या आएगा मार्केट में और उसके बिजनेस में ये पता होता है, उसका एक्स्ट्रा नॉलेज ये होता है। और एक बिजनेस, एक बात बताओ, ये सारी चीजें क्यों कर रही है, कि कंपनी अच्छा कमा सके, और अच्छा कमाने के लिए अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे, और अच्छे डिसीजन लेने के लिए कौन उन्हें हेल्प करा, वो बिजनेस एनालिस्ट हेल्प करा है। तो वो तो भाई कितना भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भैया इसके डिसीजन पे चलने वाला है सब कुछ। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द राइट डिसीजन, वेदर इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ और योर अबाउट कंपनी और बिजनेस। हम लोगों के लिए और कुछ नहीं होता। अगर आपका एक सही डिसीजन है, लाइफ सही डायरेक्शन पे जा रही है, आपके कंपनी सही डायरेक्शन पे जा रही है। एक बेकार डिसीजन, डायरेक्शन चेंज, सब कुछ खत्म। सो लाइफ इज ऑल अबाउट taking the right decision, company is all about taking the right decision at the right time। तो हम लोग बस उसी की बात करें और उसमें आपको हेल्प करता है आपका बिजनेस एनालिस्ट। टर्निंग इनसाइट्स इनटू द स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस। यहां पर आपके जो भी स्मार्ट इनसाइट्स डेटा एनालिसिस करके डेटा एनालिस्ट ने निकाले थे, वो स्मार्ट बिजनेस डिसीजन में कन्वर्ट होते हैं। यहां पर वो डेटा इनसाइट्स का इस्तेमाल करता है, मार्केट नॉलेज का इस्तेमाल करता है, बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करके बताता है ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या होने वाली है। ये तो आज की है, लेकिन अगर आप ये डिसीजन ले लोगे ना तो फिर आपका ये फायदा होने वाला है। आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो। एआई आने वाला है, एआई यूज करो। तो इस तरीके की चीजें जो आपको बताता है वो बिजनेस एनालिस्ट बताता है। अंडरस्टैंड द बिजनेस, एनालाइज द डेटा इनसाइट्स, इवैल्यूएट द ऑप्शन, रिकमेंड स्ट्रैटेजीज, ड्राइव इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटर एंड इंप्रूव। इट शोज कंप्लीट बिजनेस वाला प्रोसेस। क्लास 11 में पढ़ा है कि आप कैसे डायरेक्टिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फिर लास्ट में आके कंट्रोलिंग करेंगे। बिल्कुल वैसा ही है कि आपने डेटा को पूरा देखा, फिर समझा, अच्छा ये इसकी वजह से कमी हो रही है, फिर बिजनेस को और मार्केट को सभी चीजों को एनालाइज किया, फिर आपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताया कि देखो ये कमी है, लेकिन अभी इसमें ये डिसीजन लेना चाहिए। फिर उन लोगों ने वो डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद उसको इंप्लीमेंट किया कि भाई हमें ये चेंज करनी चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, हमें ये ऐसे करना चाहिए। फिर आपने कर लिया ना। उसके बाद करने के बाद जरूरी थोड़ा भगवान थोड़ी ना हो गए कि जो कह दिया वही सच है। उसके बाद उसको चेक करना है कि जहां डिस्क्रिपेंसी रही है, जहां पे कोई डिफरेंस रह गया तो उसको करेक्ट कैसे किया जाएगा। क्या है हमारी जो स्ट्रैटेजी हमने लगाई थी वो सारे काम किए। अब 10 स्ट्रैटेजी लगाते हो ना तब जाके 4 काम करती है। फिर वो 4 एकदम खलास कर देती है सारी चीजों को, वो 4 एकदम बूम पे ले जाती है आपको।
हो सकता है 10 लगाइए 8 लेके गई है लेकिन नॉर्मल रिस्पॉन्स है, हो सकता है 10 लगाइए 2 काम करिए और ऐसा काम करिए कि भैया बस जितना पूरे साल में काम करते हो उतना एक महीने में निकाल दिया, तो वो वाली चीज होती है। स्ट्रैटेजी को फिर आप देखते हैं और इंप्रूव करते हैं और उस पर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबल्यू का ही ऑल्टरनेटिव, पाइथन एंड जीरा एंड बाकी जो वीडियो है, ये सारी चीजें करनी होती है। बट मेनली जो मेजर पोर्शन है आपका वही आता है। डेटा एनालिस्ट वाले आपको आनी चाहिए और बाकी बिजनेस का नॉलेज एकदम भर के होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर क्या फायदा, डिसीजन लेने में हेल्प नहीं कर रहे हो तो। की डिसीजन जैसे कि प्रोडक्ट का स्ट्रैटेजी बनाना, मार्केट का एक्सपेंशन करना, मार्केट की स्ट्रैटेजी बनाना, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी बनाना, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाना, कस्टमर स्ट्रैटेजी, हर तरीके की स्ट्रैटेजी को डिजाइन करना बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। आपने अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता होगा। उसके अंदर जैसे बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ाते थे, एनसॉफ पढ़ाते हैं, उसके अंदर अलग अलग तरीके की चीजें स्ट्रैटेजीज पढ़ाते हैं। वो सारी स्ट्रैटेजीज एक बिजनेस एनालिस्ट को आनी चाहिए। उसको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, मार्केट कैसे बिहेव करेगा, उसे डिमांड, सप्लाई एटसेट्रा की सारी नॉलेज होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बिजनेस एनालिस्ट। एंड उसके बाद आपका डेटा साइंटिस्ट आता है जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। वो बेसिकली प्रेडिक्ट करता है एग्जिस्टिंग डेटा को देखकर वो आगे का एनालिसिस कर देता है। जैसे आज उसने देखा लास्ट 2 साल से मेरा ये चल रहा है, तो आगे तीसरे और चौथे साल के लिए वो बता देगा कि अगर आप इस तरीके से ही चल रहे हो तो आपकी स्टेगनेंट ग्रोथ होने वाली है, आप रुक जाने वाले हो, मत करो। मतलब उस तरीके से आपको आगे का प्रेडिक्ट कर देता है, फ्यूचर आउटकम्स ऑटोमेट कर देता है, डिसीजंस एंड क्रिएट करता है इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स। कि भाई अगर आप कार बनाने वाले तो भाई अब अपने कार को ना ऐसा डिजाइन करो कि एआई बिल्ड कर दो आपके फोन से। अगर आपने कोई टोकन्स जिसे फोन से ले रखा है, फिर आप अपनी कार को उसी से चला सकते हो। तो बेसिकली कौन कर रहा है, ये डेटा साइंटिस्ट कर रहा है। भाई आगे की चीजें बता रहा है, आगे इसी चीज में ये वाली टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। तो आगे का पूरा एनालिसिस करके जो आज ही डिसीजन लेने में हेल्प कर दे ताकि आप आने वाले काम के लिए तैयार रहें, वो काम डेटा साइंटिस्ट करता है। इसके लिए आपको पाइथन और एसक्यूएल, इसके अंदर पावर बीआई नहीं आता। तो बेसिकली अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, एमआईएस बनना चाहते हैं या फिर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो पावर बीआई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे ही ऐसे हैं। एमआईएस से आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एमआईएस थोड़ा कम मैं कह सकती हूँ पैकेज के टर्म्स में, बाकी सब अच्छे पैकेजेस पे हैं। एक हाई टेक जॉब कर सकते हो आप, तो इन चीजों के लिए डेफिनेटली जाओ। एंड पावर बीआई इज समथिंग जो आपको कंप्लीट नॉलेज देगा, बिकॉज ये आपको कंप्लीट डेटा को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। आपको विजुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आप पावर बीआई सीखते हैं तो आप काफी कुछ कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से एक ओवरव्यू दिया है अबाउट योर डेटा इंजीनियरिंग, एमआईएस, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा माइनिंग एंड योर बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। ये भी आपको मिल जाएगी कंप्लीट। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। एंड सारी चीजें आपके पास मिलने वाली है, तो आप आराम से पढ़ें। चलिए, हमने यहाँ पे कंप्लीट आपको ओवरव्यू बता दिया। ये बताना जरूरी था ताकि आपको ये समझ आए कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है। आप अपने कुछ 15, 17, 18 घंटे यहाँ देने वाले हैं, तो वो क्यों वर्थ इट होने वाले हैं और वो क्यों देनी चाहिए, इस बात का आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए, कहीं पे भी डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड मेरी टीम भी काफी रिप्लाई करेंगी एंड आपको हर एक चीज का सोल्यूशन देगी। और अगर आप मेरे साथ प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो यू नो द ड्रिल, आपको बस डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, वहां पे कंप्लीट डिटेल्स है कि आप कैसे उसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए, अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आपको बस अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर लिखना है, आप देख लीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे। हमने बस इसके सर्च इंजन में जाना है और पावर बीआई सर्च करना है। जैसे ही आप पावर बीआई सर्च करेंगे, आप